प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो पढ़े हैं उस पर आधारित एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का एक सवाल हम लोग लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये पॉलीथीन सवाल है। पीस rubbed with wool is found to have a charge negative 3 गुने 10 to the power -7 कूलम। फर्स्ट में कर रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। दूसरा कर रहा है इसी क्वेश्चन में इज देयर ए ट्रांसफर of mass from wool to polythene। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि पॉलीथीन एक पीस है जिसको हम लोग वूल के साथ रब्ड करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उस पर चार्ज हम लोग पाते हैं -3 गुने 10⁻⁷ कूलम। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। दूसरा इसका कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यह एनसीईआरटी का सवाल है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया है, चार्ज का वैल्यू दे दिया है -3 गुने 10 to the power 7 -7 कूलम, और ई बराबर आप जानते हैं यह इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए निगेटिव साइन लेंगे। 1.6 गुने 10 to the power -19 कूलम। तब फार्मूला है Q बराबर NE। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर्ड, दैट इज N बराबर Q/E। पुट करेंगे वैल्यू 3 -10 to the power 7 ओवर -1.6 गुने 10 to the power -19, तो ये कट जाएगा, एक वैल्यू आएगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, यह कह रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, तो यस, चूँकि आपको मैंने बताया था दूसरा का आंसर हो जाएगा यस, कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। मास के साथ एसोसिएट होता है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो मास का निश्चित होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, कूलम्स लॉ को जानने के पहले आप एक लॉ जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसी आधार पर यह लॉ है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम कूलम्स लॉ देखते हैं। यहाँ मान लो कूलम साहब ने ये बताया दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के इंटरेक्शन के बारे में बताया। मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों एक दूसरे से मान लो r दूरी पर है, और यह चार्ज का इंटरेक्शन जो होता है उसके लिए एक लाइन फोर्स है, वह फोर्स F हम लोग मानते हैं। यह फोर्स रिपल्सिव होगा, क्योंकि नेचर ऑफ द चार्ज जो है वह सेम है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स होगा। और दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेज, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो उन्हें बताया था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा उन्होंने बताया कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यह जो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज है, यह बता रहा है कि इसका मान बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा।
और अगर डिस्टेंस हम घटाते हैं तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। अर्थात अगर डिस्टेंस मान लो सपोज करो कि हम लोग इफ़ दोनों के बीच का डिस्टेंस कर देते हैं आपको आधी r/2, तो इसका मतलब हो गया कि जब इसको मान को रखोगे तो मान आएगा ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। किसका? फोर्स का मान इंक्रीज कर जाएगा, इतना डिस्टेंस घटाएंगे तो। और यह बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। छोटा अगर मान लो कोई बॉडी है तो उसके बीच कम फोर्स लाएंगे, बड़ा बॉडी है तो उसके बीच ज़्यादा फोर्स लाएंगे। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि दोनों को मिलाएंगे तो आएगा Q1 Q2/r² इक्वल टू देते हैं तो एक कॉन्स्टेंट यहाँ दे देते हैं Q1 Q2/r², वेयर K इज ए कांस्टेंट। इसको हम लोग एक कांस्टेंट है कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किन किन बात पर पहले निर्भर करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यह द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन फर्स्ट में नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में यह रखा गया है दोनों चार्ज, उसके नेचर पर यह निर्भर करता है। दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी निर्भर करता है। SI यूनिट में अलग इसका वैल्यू होगा और CGS में अलग होगा। तो हम लोग देखेंगे बाद में कितना इसका वैल्यू होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह K है इसका वैल्यू जो निर्भर करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो K का वैल्यू SI में क्या होता है? पहले इन CGS SI में K बराबर होता है 1/4πε0। यह ε0 क्या है जी? वेयर ε0 is another constant known as electrical permittivity। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर इन एयर और वैक्यूम। और इसको हम लोग पढ़ते क्या है? ε0 पढ़ते हैं, ε0 इसको पढ़ते हैं ε0। और इसका भी वैल्यू होता है, बाद में उसकी चर्चा होगी। तो ये K बराबर 1/4πε0 आता है। तो इस तरह इसका वैल्यू बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यह हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ, अवश्य कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशन। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उसमें भी क्या था कि दो